हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। उस वैकेंसी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको बता देता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी पीएसयू कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये एक महारत्न कंपनी है, यानी महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न जिस भी कंपनी के स्टेटस में लग जाता है उस कंपनी का बहुत सारा जो लेबर लॉज है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लॉज हैं और जो रूल हैं, एक्ट है, सब फॉलो होता है। उसके हिसाब से जो वेजेज होते हैं और क्वार्टरली बोनस होता है, बहुत सारे ऐसा चीज़ है, फैसिलिटीज़ है, एचआरए में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। इन सभी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आपको एक अच्छा खासा लाइफ और सस्टेनेबल लाइफ आप एक तरह से कह सकते हैं वो आपको मिलने वाला है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में अकेला सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कोल प्रोडक्शन करने वाला अकेला कंपनी है, जो भारत में 83% जो कोयला है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। और इसके साथ ही साथ इसके जो एम्प्लॉय हैं, वो जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो 2.62 लाख एम्प्लॉय हैं। अगर परमानेंट को नहीं जोड़े तो आउटसोर्सिंग वाली बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो पार्टनरशिप करके रखी है, और ऐसा बहुत सारा और भी एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। बट परमानेंट अगर देखें तो 2.62 लाख एम्प्लॉयज़ इसके परमानेंट है। इसके बाद इसमें ये है कि इसका जो सब्सिडरी है, कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है, टोटल 8 सब्सिडरी है, जिसमें 7 सब्सिडरी जो है वो कोल प्रोड्यूसिंग है, कोल का प्रोडक्शन करती है, और एक सब्सिडरी जो है वो कोल का प्रोडक्शन नहीं करती है, वो रिसर्च करती है, काउंसिल करती है, ये सब चीज़ें करती है। तो उसमें बीसीसीएल धनबाद झारखंड में है, सीसीएल रांची झारखंड में है, सीएमपीडीआईएल भी रांची झारखंड में है, ये जो है वो रिसर्च करती है। और उसके बाद ईसीएल जो है वो संतोरिया वेस्ट बंगाल में है, एनसीएल सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, एसईसीएल बिलासपुर मध्य प्रदेश में है, एमसीएल सांभर ओडिशा में है, और डब्ल्यूसीएल नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू होने वाला है इस पोस्ट के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकाला गया है वैकेंसी E6, E7 और E8 ग्रेड के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपसे कोल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी कि भारत में कोल का प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो मैंने एक ईबुक लिखा था आज से 8 महीना पहले, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों का उसमें। इंस्टामोजो में वो ईबुक अवेलेबल है, हालांकि अमेजन में भी है, बट आप प्राइस कंपेयर करके ले सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने बताया था कि भारत में कोल का प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर के कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अभी वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड का क्या स्थिति है। तो वो 100 पेज के ऊपर का एक ईबुक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए अब हम लोग सीधा वैकेंसी पे आते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, ये 3 पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। पहला जो पोस्ट है, पहला जो ग्रेड है वो है जनरल मैनेजर, जो कि कंपनी सेक्रेटरी का है, और इसमें E8 ग्रेड का आपका वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट का वैकेंसी है, और स्केल ऑफ पे की बात करें तो 1,20,000 से लेके 2,80,000 तक आपका स्केल ऑफ पे है। अपर एज लिमिट 55 साल रखा गया है। सेकेंड जो पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर, जो कि कंपनी सेक्रेटरी इसमें भी है, और E7 ग्रेड का ये पोस्ट है। इसके लिए नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 3 है। पे स्केल की बात करें तो 1 लाख से लेकर के 2,60,000 रुपये तक आपका पे स्केल रहेगा। अपर एज लिमिट 52 साल। थर्ड पोस्ट है सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, E6 ग्रेड का। इसमें 4 पोस्ट है टोटल। पे स्केल की बात करें तो 90,000 से लेकर 2,40,000 रुपये है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 48 साल रखा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पे स्केल इसमें फिक्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट होंगे जो हायर क्वालिफाइड होंगे, हायर एक्सपीरियंस होंगे, वो डिजर्व करते होंगे, तो उनके लिए कंपनी ये कह रही है पहले, हायर स्टार्टिंग पे इन द स्केल में बी ऑफर टू एक्सेप्शनली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, इसमें कहा गया है, तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट के बारे में इसमें बताया गया है कि जो पहले वाला जो पोस्ट था, इससे पहले जो निकाला गया था पोस्ट, उसमें अगर अप्लाई किए हुए हैं तो फिर इसके लिए आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फ्रेश ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप फ्रेश ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से चेंज अप्लाई करेंगे, बट उसको चेंज नहीं कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और वो जो है वो एसोसिएट फेलोशिप होना चाहिए, मेंबरशिप जो है वो ICSI में होना चाहिए।
एडेड एडवांटेज में बोला गया है कि जिनके पास यूजी पीजी डिग्री है लॉ या सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, उनको फ़ायदा मिल जाएगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 80% चांस यही है कि जिनके पास यूजी पीजी वाले होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो नीचे वाले होंगे, क्योंकि इतने कम पोस्ट निकाली गई है तो ऑब्वियस ही बात है पीजी वाले कैंडिडेट मिल ही जाते हैं, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस को इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले बोला गया है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस लिए हैं, पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में एक्सपीरियंस लिए हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस लिए हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस लिए हैं तो E8 कैटेगरी का जो ग्रेड है उसमें आपको 17 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, E7 ग्रेड के लिए 15 साल चाहिए, और E6 ग्रेड के लिए 13 साल चाहिए। वहीं अगर आपने प्राइवेट में काम किया है तो E8 ग्रेड के लिए 19 साल चाहिए, E7 ग्रेड के लिए 17 साल चाहिए, और E6 ग्रेड के लिए 15 साल होना चाहिए। इसमें एक और कंडीशन डाल दिया गया है कि आपका जो कंपनी होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका पिछले साल का जो नेट वर्थ होगा, एनुअल टर्नओवर होगा, वो 500 करोड़ रुपया से लेके 1000 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट इसको डालना पड़ेगा, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल डिटेल जो होता है इक्विटी प्रॉफिट लॉस वाला, वो आपको आराम से मिल जाएगा, आपको उसको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है कि E7 E8 ग्रेड के कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 7 साल का कोई कंपनी आउट कंपनी में होना चाहिए। तो आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में इसमें बोला गया है कि जो रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा वो कंपनी सेक्रेटरियल सेटअप के लिए उसमें गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट होना चाहिए, रूल रेगुलेशन आपको जानकारी होना चाहिए, SCRA का आपको जानकारी होना चाहिए, सेबी जिसको हम लोग बोलते हैं SEBI उसका जानकारी होना चाहिए, कंपटीशन एक्ट जो है, FEMA एक्ट जो है, उसमें पूरी क्वालिटीज़ लिखी गई है। इसका मैं काम करूँगा, इसका टेलीग्राम ग्रुप मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में डिटेल के बारे में मैं अगर बात करूं तो E6 ग्रेड का जो 4 सीट है उसमें 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 सीट जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। एक बार मैं नॉन क्रीमी लेयर को स्पष्ट कर देता हूं, जिनको जानकारी नहीं है उनको। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है जिनका एनुअल टर्नओवर, जो फैमिली का एनुअल इनकम होगा वो 6 लाख रुपया से कम होता है। 6 लाख से ज़्यादा होता है तो उनको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं बनता, फिर वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। EWS कैटेगरी के लिए भी एक सर्टिफिकेट, एक सीट इसमें रखा गया है। EWS कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको EWS कैटेगरी बनता है, उनको जिनका भी इनकम कम होता है, एनुअल इनकम। उसके बाद E7 ग्रेड की बात करें तो 3 सीट है टोटल, उसमें तीनों का तीनों अनरिजर्व यानी कि जनरल कैंडिडेट का सीट है। E8 बात करें E8 ग्रेड का तो उसमें 1 सीट है टोटल और वही अनरिजर्व का है, और टोटल जो सीट है टोटल मिला करके वो 8 सीट है, जिसमें अनरिजर्व का 6 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1 है, और 1 जो है वो EWS कैटेगरी का है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल्स है, नियम्स है, वो अप्लाई होता है। जितने भी सर्टिफिकेट आपके होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आवासीय जातीय जितने भी चीज़ होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM इन लेवल का होना चाहिए, DC ADC इन लेवल का आपका होना चाहिए। इससे नीचे लेवल का आपका नहीं चलेगा, मतलब अंचल वाला बना के आप उससे काम नहीं चला सकते हैं। उसके बाद मैं आगे बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको www.coalindia.in यानी कि कोल इंडिया के साइट में जाना है। कोल इंडिया के साइट में जाने के बाद आपको कोल इंडिया का जो डिटेल में काम करता हूँ मैं दिखा देता हूँ कैसे आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कोल इंडिया, लिख के आपको सर्च करना है। आप कोल इंडिया लिख के यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो पहला नंबर पे जो आएगा CIL का वेबसाइट वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कैरियर विथ CIL लिखा हुआ है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको इसमें डायरेक्ट क्लिक करना है, आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए अपॉइंटमेंट रिजल्ट इंटरव्यू ऐसा लिखा हुआ है, उसके नीचे डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट, ये सब पूरा कॉलम है अलग अलग, है ना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में आपको जाना है, या जॉब्स वाले सेक्शन में आपको जॉब्स वाले सेक्शन में जाना है। देन यहाँ पे आपका कंपनी सेक्रेटरी का डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करना है। आपको याद रहे यहाँ पे जाके आपको इसको सेट कर देना है डेस्कटॉप साइट में। डेस्कटॉप साइट में आप सेट कर देंगे तो फिर आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी, ऐसे बहुत बार प्रॉब्लम होता है मोबाइल में। और इसको आप यहाँ पे बायोडाटा जो है और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो बायोडाटा डाउनलोड करेंगे तो ऑफिशियल जो फॉर्मेट है बायोडाटा का वो आ जाएगा।
इसको आपको फिल करना है सिंपली। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ से लेकर नेम जेंडर वगैरह आपको सभी चीज़ें पता ही होंगी, आप अच्छे से इसको फिल कर लीजिएगा। जब आप इसको फिल कर लीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने हैं, साथ में जेरॉक्स, और वो जितने भी जेरॉक्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे। उसको कैसे अटैच करना है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पहला नंबर पे रहेगा सीरियल नंबर पे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, सब कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट के साथ साथ जितने भी साल हैं सबके, यानी ऐसा है फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक का फर्स्ट ईयर का खाली अटैच नहीं करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का खाली अटैच नहीं करना है, जितने भी मार्कशीट हैं सारे अटैच करने हैं। साथ ही साथ जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना है। मेंबरशिप सर्टिफिकेट वो भी आपको अटैच करना है। बैलेंस शीट वाला जो मैंने बात किया था, इक्विटी शेयर वगैरह जो है कॉपी, उसका आपको अटैच करना है। पिछले 3 साल का, इमीडिएट 3 साल का, मतलब आज से पिछले 3 साल का आप चले जाएंगे तब। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई कंपनी में लिस्टेड है 3 साल से, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी में काम कर रहे हैं उस टाइम में। प्राइवेट वालों को एनओसी नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एनओसी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी। तो प्राइवेट सेक्टर इनमें से कोई भी नहीं आता है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले को एनओसी लेने का कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर साथ में आपका कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो फिर यहाँ पे आप अटैच करेंगे लास्ट में। यहाँ पे जो सीरियल दिया हुआ है इसी सीरियल में आप अटैच करेंगे, इस फॉर्म को भर लेंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद इसका जो फोटो का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ था 4.4 इंटू समथिंग था, आप देख लीजिएगा पीडीएफ से, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको अटैच करने के बाद, सब कुछ इसमें अटैच करने के बाद आप इसको A4 साइज़ का एनवलप में डालिएगा, नहीं कि छोटा वाला एनवलप लिए मोड़ के डाल दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। A4 साइज़ का एनवलप में डालिएगा। और उसके बाद जो एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस भी आपका उसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये जो एड्रेस आपका दिया हुआ है, जनरल मैनेजर पर्सनल रिक्वायरमेंट कोल इंडिया लिमिटेड, कोला भवन प्रेमिसेस, ये नंबर जो दिया हुआ है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ये आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है, भारतीय डाक से भेजना है, कुरियर सेवा से नहीं भेजना है, भारतीय डाक से भेजना है। और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसको भेजने के बाद आपको बता दें कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक लिस्ट निकाला जाएगा, अगर उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस में क्या दिए जाएंगे, टीए आपका दिया जाएगा, यानी कि AC 2 टायर का आपको टिकट दिया जाएगा, ट्रेन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फेयर होगा वो दिया जाएगा, या फिर फ्लाइट का जो इकोनॉमिक क्लास एयर होगा उसका आपको टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। इसके लिए आपका बैंक डिटेल मांगा जा रहा था और उसी में आपको ये पैसा सेंड कर दिया जाएगा। आप जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, वो टिकट भी बुक कर दिया जाएगा मे बी, या फिर पैसे आपको दे दिए जाएंगे, ये आपको आगे ही पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे ही रिलेटेड जो वैकेंसीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज़ की वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, तो उसकी मैं वहाँ पे PDF डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।